हरियाणा ने सबको चौंकाया, हैरान किया है। बड़ा उलटफेर हरियाणा के इस चुनाव में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर बड़े बहुमत की सरकार बनती हुई अब दिखाई दे रही है और इसमें बहुत कोई शक अब रह नहीं गया है, क्योंकि वोटों की गिनती लगभग 10वें 11वें राउंड में इस वक्त चल रही है। सभी रुझान जो ट्रेंड्स हैं वो कंसोलिडेट हो चुके हैं, जम चुके हैं। यहां से स्थिति के पलटने की कोई गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। 36 पर कांग्रेस पार्टी और 48 पर आपको भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का करिश्मा चला कश्मीर घाटी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है। जहां तक जम्मू की बात है तो जम्मू बाय एंड लार्ज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा, भगवा रंग में रंगा हुआ दिखा। 43 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है या वो आगे चल रही है। और ये श्रीनगर की तस्वीर है इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। अब्दुल्ला परिवार में इस वक्त जश्न होगा, खुशी होगी और होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर ही नहीं उभरी है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाएगी। अब यह भी साफ दिखाई दे रहा है। फारूक अब्दुल्ला आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और वो अगर ये पहले से तय था, उनको कुछ अगर जरूरत भी पड़ती तो पीडीपी उनको समर्थन की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन उसकी भी नौबत शायद ही आएगी। ये इन अभी तक के ट्रेंड्स को देख करके लग रहा है। 51 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। लेकिन बड़ी खबर जो आज की बनी है वो हरियाणा से बनी है, जहां सभी अनुमानों के उलट, सभी दावों के उलट भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा इतिहास लिख रही है। हरियाणा में आज तक हरियाणा में किसी भी पार्टी को तीसरी बार सत्ता जनता ने नहीं सौंपी है, लेकिन बीजेपी ना सिर्फ तीसरी बार वापसी करती दिख रही है, बल्कि अपनी सीटें बढ़ा भी रही है। 2019 से ज्यादा ही नहीं, 2014 में जितनी सीटें मिली थी 47, उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार आज 2024 के इलेक्शन में जीतती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। और अगर आप अन्य की बात करेंगे तो साफ है, दुष्यंत चौटाला के ऊपर कोई भरोसा जनता ने नहीं दिखाया। इसके अलावा चौटाला परिवार का दूसरा धड़ा आईएनएलडी, जिन्होंने बसपा के साथ अलायंस किया था, वो भी कोई कमाल नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है और कोई भी और मुद्दा इस चुनाव में चलता दिखाई नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के ठप्पे पर मुहर लगी है, यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और एक और विमर्श जो ऐसा लगता है कि ज्यादा केवल चर्चाओं में था, लेकिन जमीन पर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो थी खट्टर सरकार से नाराजगी की बात। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल के मुख्यमंत्री रहे और यह भी कहा कि उनको प्रचार में बीजेपी नहीं शामिल कर रही है, उनके चेहरे से इतनी नाराजगी है। अगर किसी सरकार से नाराजगी हो तो वोट तो कम से कम नहीं बढ़ सकता। अब बीजेपी का वोट शेयर भी 2 से 2.5% पिछली बार 2019 से ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह भी अपने आप में बता रहा है कि इस सरकार की कोई अलोकप्रियता नहीं थी जमीन के ऊपर। जितने मुद्दे चलाए गए, किसान, नौजवान, पहलवान, बेरोजगारी, अग्निवीर, सारे के सारे मुद्दे चर्चाओं में ज्यादा रह गए, मीडिया की डिबेट्स में ज्यादा रह गए, लेकिन लोगों के बीच में उन मुद्दों को लेकर के कहीं कोई बहुत ट्रैक्शन मिला हो, यह साफ दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी की जनसभाएं हुई, राहुल गांधी के रोड शो हुए। राहुल गांधी कहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लेकिन वो आंधी और तूफान कहीं पर भी जमीन पर दिखाई नहीं दिया। आज जब वोट गिनने की नौबत आई है तो आपको बता दें, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मुख्यालय जाएंगे और इस जीत पर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, उनको वो बधाई देंगे। एक और फैसला जो बीजेपी का इस चुनाव में चलता हुआ उसके लिए कारगर साबित होता हुआ दिखाई दिया, वो था नायब सिंह सैनी को पहले से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना। सारे चुनाव बीजेपी लड़ती है कलेक्टिव लीडरशिप पर। आप इससे पहले देखें, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का जो भी चुनाव हुए, कहीं कोई मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी ने नहीं दिया। हरियाणा में पार्टी घोषित करके चुनाव लड़ रही थी कि जीतने की स्थिति में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और वो ओबीसी वर्ग को एक आश्वासन के तौर पर कामयाब होता हुआ दिखाई दिया वो फैसला, और उसी का नतीजा आपको दिख रहा है। 49 सीटों पर बीजेपी की जो टैली है, अब 2-2.5 घंटों से यही आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी 35 पर है। एक वक्त था, आज जब गिनती शुरू हुई तो 70 के पार कांग्रेस पार्टी का नंबर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा था, और लग रहा था कि शायद इस बार भी जो एग्जिट पोल ने दावे किए हैं, कम से कम इस बार वो सही होंगे। लेकिन एग्जिट पोल एक बार फिर फेल हुए। किसी एग्जिट पोल ने बीजेपी की जीत की कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, कहीं कोई ऐसा इशारा नहीं दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे ट्रेंड्स को
धता बताते हुए ये जीत हासिल की है और बीजेपी के जीत के इतिहास में ये शायद पहले पन्ने पर इस जीत का जिक्र होगा। तीसरी बार लगातार हरियाणा में अब की बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आज की सबसे बड़ी हेडलाइन भी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी का। अवधेश कुमार जी हमारे साथ है, अवधेश जी का स्वागत। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, विजय जी बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ है, समीर जी बहुत स्वागत आपका। परसों मैंने 2 दिन मैंने पहले आपसे पूछा था हर्षवर्धन जी क्या हो रहा है, आपने कहा सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। आपका दावा भी सही साबित हुआ, यहां सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, मेजॉरिटी मार्क के ऊपर, वो भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को मिली है हरियाणा के अंदर। करिश्मा हुआ है ये? मुझे कतई करिश्मा नहीं लग रहा है और मैं लगातार जो लोग भी कहानी कुर्सी की प्रतिदिन देखते हैं एक बात कह रहा था कि अगर दलित जाट एक साथ मिलकर वोट कर रहा है तो कांग्रेस को 70 से कम सीटें नहीं मिलने वाली, 43% वोट। और मैं बार बार कह रहा था कि बीजेपी अपना ग्राउंड होल्ड कर रही है। एग्जिट पोल आने के बाद और लगातार एक माहौल जिस तरह का था, मुझे लगा कि हो सकता है कि, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और मैंने यह भी कहा था कि छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, क्योंकि जो पूरा आप सेंटिमेंट देखें, बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। ध्यान से यह भी देखिए कि 90 में से 60 ही सीट पर है जहां उसकी विनिंग जो चांसेज होते हैं, परसेंटेज होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसमें यह सीट वो जीत रही है तो इसको आप कह सकते हैं बीजेपी हरियाणा की परमानेंट पार्टी हो गई है। यह सबसे बड़ी खबर है। सरकार बनाना ना बनाना वो अलग बात है। यह नहीं भूलना चाहिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नंबर कम होने के बाद, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और 50 से 99 को जाना, जो राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा लीडर बताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया था उस आंकड़े को, उसके बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। यह पहला चुनाव था और नतीजे ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के रोड शो भी जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने लगाए गए उन इलाकों में भी बीजेपी। मैं कह रहा हूं राहुल जी कहीं हैं क्या? राहुल जी कहीं तो होंगे और सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे टीवी तो होंगे ही, लेकिन चुनाव के दौरान, और आप सोचिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी नेता नहीं है। किसी भी एक नैरेटिव को लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाते। लोकसभा में संविधान दलित देश भर में बोल दिया, हरियाणा में आके भूल गए। कोई रैली आपको याद है क्या कि उन्होंने संविधान दलित की बात की हो? उनको डर लग रहा था दलित का नाम लेने से। और उनकी पार्टी की हरियाणा की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा लगातार अपमानित होती रही। सोनिया दुहन के साथ मंच पर अपमानजनक व्यवहार हुआ। क्या राहुल प्रियंका ने एक लाइन बोली? क्या नहीं बोली। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए राजनीति में जीत हार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, जनता तय कर लेती है, वो जिता हार आ देती है। और मैंने एक बात और कही थी कि भाजपा से ऐसा सब डरे हैं एग्जिट पोल वाले और पत्रकार लोग कि 10-15 सीट घटा देते हैं। ये भी अभी कही थी मैंने, परसों ही कही थी। देखिए वो भी हो रहा है। दरअसल परसेप्शन के लिहाज से, हवा के लिहाज से हम सब बात करते हैं, असली दिक्कत वहां है। अच्छा है कि जनता हवा में नहीं जाती। इस बार तो सब पोल करने वाले फिर हवा में रह गए। हवा में नहीं रह गए, मैं कहता रहा हूं, वो डरे हुए हैं। उनको लोकसभा चुनाव ने ऐसा डराया, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मूड है देश में, लेकिन लोकल इक्वेशन तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। यूपी में लोकल इक्वेशन नहीं ठीक कर पाए, आप हार गए, आपकी सीटें कम हो गई। लेकिन नेशनल लेवल पर नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल नैरेटिव और भाजपा और कांग्रेस की राजनीति का समय है, यह समझना चाहिए। 3 दशक बाद यह अवसर आ रहा है। आप मध्य प्रदेश का चुनाव भी जरा याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसी बातें कही जा रही थी कि लगातार इतने साल से, 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, इस बार बदलाव ही ना रहा है, बदलाव ही होगा। एमपी में बदलाव नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के बारे में खूब कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ले गई। और हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं हवा में रह गई, क्योंकि माहौल तो सारा था। जो आपने कहा कि माहौल पर, परसेप्शन पर ज्यादा बात होने लगी, तो 10 साल के बाद आज तक तो कोई तीसरी बार आया नहीं था हरियाणा में। नहीं, माहौल तो था, ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं था कांग्रेस के लिए। और वोट को देखिए, लेकिन पहले बात बीजेपी की करनी चाहिए। एक तो बीजेपी को बधाई देनी चाहिए कि तीसरी बार वो पार्टी हरियाणा में सरकार बनाए, जो 10 साल पहले पार्टी हरियाणा की पार्टी नहीं मानी जाती थी। बिल्कुल ठीक है। और उसमें भी पहली बार उन्हें 47 सीटें मिली, अगली बार 40 मिली, और उस एंटी इनकम्बेंसी के बाद आज 49 सीट पर वो है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा बदलाव है। और मैं इससे सहमत हूं कि अब बीजेपी का ग्राउंड वहां पर एक मजबूत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन हरियाणा में कांग्रेस ने खोया है। उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, 40% वोट पर वो आए हैं। और जैसे अभी चर्चा हुई कि दलित वोट पर यदि वो उसको साथ ले लेते, जो शैलजा जी की नाराजगी या दलित का जो उनका अपना नैरेटिव था,
संविधान वाला, उसको भी थोड़ा सा पुश करते। आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूं कि लीडरशिप के तौर पे राहुल जी अपनी बात को लेकर स्टैंड नहीं करते। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ चले, उनका था कि शैलजा जी भी साथ चले। आम आदमी पार्टी साथ चलती, 1.6% वोट आया उनका, तो 2% वो वोट बढ़ता, 42% होता, जितना भी था वो जुड़ता ही कांग्रेस जुड़ता पार्टी ही, के खाते में। और दलित का वोट भी उनके साथ आता, तो ये नतीजे खराब नहीं होते। मतलब आज भी सीट उनकी कम है, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है आज, इस समय की तारीख में बता रहा हूं मैं। लेकिन इसको मैं वोट परसेंटेज से नहीं जा रहा, नतीजा जो बता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत को बता रहा है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, जब खट्टर साहब को लेकर नाराजगी चल रही हो और हवा जो है कांग्रेस का माहौल बना हुआ हो, माहौल तो था ही इलेक्शन का, नहीं पूरी तरीके से था, और नहीं 40% वोट मिला, तो इसलिए कम वोट नहीं कहिए आप, नतीजे सीट में कैसे कन्वर्ट हुआ है। और उसकी बड़ी वजह मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और दलित वोट यदि उसके साथ होता तो ये नतीजे बदल सकते। आज कम वोट के साथ भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन मैं यदि कम वोट कहूंगा तो ऐसा लगेगा कि आप उसकी जीत को नकार रहे हो। जीत उनकी हुई है और वो तीसरी बार जीते हैं, तो ये बड़ी जीत है। देखिए सर, वोट पे अगर जाना है तो आप अगर 2019 से इस वोट की तुलना करेंगे तो बड़ा स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस मिलती है उस वोट के साथ। बीजेपी अपना 2% वोट बढ़ा रही है, कांग्रेस पार्टी का वोट कहां बढ़ा ये हमको देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 28 वोट से परसेंट से बढ़कर 40% पर बढ़ गई है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी शून्य हो गई, तो वो बोला वोट कहां गया, वोट सीधा कांग्रेस पार्टी हो गया है। आप देखें इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर रहे थे कि जेजेपी का जो वोट है वो कांग्रेस 13-14% जो खत्म हुआ जेजेपी का वोट, वही वोट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब क्लियर मैंडेट की तरफ इलेक्शन था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं था, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बसपा 3 साल एक एक करके साथ सब सुनिए। देख रहा हूं, बसपा बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुत टूटा है। अभी अगर आप देखेंगे तो बसपा को सिर्फ 1.5% वोट मिला हुआ है, तो उतना जो है आईएनएलडी का बढ़ गया, INLD दोनों का मिलाकर के उतना ही जितना पिछली बार था, 6-6.5%। बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, जेजेपी का जो वोट था जो 2019 के अंदर मिला था 14%, वो पूरा वोट भारतीय कांग्रेस के पास शिफ्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसके चुनाव के अंदर कि जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा है। जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी गैर जाटों की राजनीति करती है, जाट हुडा के साथ जुड़े हैं, जाट कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, इस अगर आप देखेंगे तो जहां जाटलैंड है वहां भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया इस चुनाव के अंदर। इसका मतलब यह है कि जाटों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी मुद्दे खड़ा करने में, माहौल का फायदा उठाने में नाकामयाब साबित हुए। ये है इसका असली। देखिए, एक बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में शुरुआत में लग रहा था। कांग्रेस भी मान के चल रही थी कि भाई हम तो आराम से हरियाणा जीत रहे हैं, बस कितने सीटों से जीतेंगे देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई रही, कांग्रेस को सुलझा नहीं सकी। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो कुर्ता फाड़ने वाली बात है उनको समझा नहीं सकी। छत्तीसगढ़ के अंदर जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो आपसी खींचतान रही। हरियाणा के अंदर जब दिख रहा था कि आपको दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी आपको लग रहा है कि आपके फेवर में, 2024 का लोकसभा चुनाव में आप 5 सीटें जीत रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में हो। ऐसे स्थिति में जब कुमारी शैलजा आपसे नाराज है, आप कुमारी शैलजा को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ स्टेज पर कुमारी शैलजा और हुड्डा का हाथ मिला देने से आपका मन नहीं मिला। शैलजा चुनाव प्रचार से पूरे समय गायब रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दलितों का जो नैरेटिव चला है कि भाई दलितों के बीच नाराजगी थी, इसके अलावा जो 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने एक नैरेटिव चला दिया था कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, वो नैरेटिव मुझे लगता है इस विधानसभा चुनाव के अंदर ध्वस्त हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी को प्री इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना। तो 10 साल की अगर सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान, संघ के स्वयंसेवकों का जमीनी स्तर पर दिन रात काम करना, अमित शाह का मैनेजमेंट, और जिस तरीके से 10 साल का जो परफॉर्म किया था उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में लेकर जाना, ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की। और संघ के स्वयंसेवक ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर हरियाणा चुनाव में ये महसूस करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला है, जिस तरीके से बहुत बेहतर जमीनी स्तर पर काम किया है, उसका असर दिख रहा है कि जाटलैंड में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, दलित क्षेत्रों में किया। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लग रहा है ओवरऑल एक टीम वर्क की जीत रही है। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा चेहरा रहा है। और जिस तरीके से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे, आप देखिए कांग्रेस ने किसी के टिकट नहीं काटे कि विद्रोह हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी काटे, जहां आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि कट सकता है, वहां टिकट काटा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला चुनाव हो रहा था। अगर यह चुनाव बीजेपी हारती तो जरा सोचिए कि उस वक्त क्या क्या बातें कही जाती। कहा जाता है नरेंद्र मोदी 2024 में आधे, लोकसभा में आधे फेल हुए, यहाँ पूरे फेल हो गए। पूरी तरीके लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। इस पे एक बात मैं कहूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि परिणाम कुछ भी आए,
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अगर 30 सीट पर भी खड़ी है तो ये मोदी लहर है, मोदी की जीत है। क्यों है ये? लहर है, जीत है ये। क्यों मैं ये कह रहा हूं, इसको समझिए। 90 की दोनों विधानसभा है, 90 में से 47 कश्मीर माइनस कर दीजिए, कश्मीर से कैराना, नूह में मामन खान वहां 90,000 से जीत रहा, जहां मुसलमान ज्यादा रहेगा वहां आप माइनस कीजिए ना उसको। फिर आप हरियाणा में आ जाइए, सबसे जो डोमिनेंट कास्ट है, जो 20, 22, 23% है, जाट, वो कह रहा है हम लाठी लेके खड़े हैं। कम से कम 10 ऐसे प्रत्याशी भाजपा के जो गांवों में नहीं घुस पाए, लेकिन फिर भी अगर वोट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी जहां है वहां है। अगर हम 40 सीटों पर है, अगर हम 50 सीटों पर है, तो बीजेपी कह रही है कि हम जहां हैं फिर वहां कोई हमको नहीं ला सकता। यह छोटी बात नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, रीजनल पार्टीज के लिए चिंता की वजह है, आज चिंता लखनऊ और पटना में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैसेजिंग है, कांग्रेस भी कमजोर नहीं हुई, कांग्रेस मजबूत हुई है, एकदम से आप खारिज नहीं कर सकते उसको। ये नेशनल पार्टीज का समय है, नेशनल नैरेटिव का समय है, इस पे बात की जानी चाहिए। सर देखिए, इस चुनाव को 3 प्रवृत्तियों से आप विश्लेषण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय क्षितिज पर आने के बाद किसी भी चुनाव को आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से और भाजपा की विचारधारा से अलग करके देखेंगे तो उसका सही विश्लेषण नहीं होगा। तो पहले तो ये है। दूसरा, उसमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो गया, उसके विचारधारा की स्थिति होगी, और तीसरा हरियाणा के संदर्भ में देखना पड़ेगा आपको। छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो 2024 में उसके मतदाता अब तो बिलग हुए थे, उसके पीछे आप देखेंगे कि वो कारण एक सत्ता के को लेकर के, और एक भाव था कि हमारी अनदेखी हुई है, हरियाणा में हमारे मुद्दों पर काम नहीं हुआ, नूह के दंगे में प्रशासन ने उस ढंग से कार्रवाई नहीं की, और साथ ही साथ 22 जनवरी के अयोध्या मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस ढंग से 2 चरणों में, आरंभ के 2 चरणों में अयोध्या को और हिंदुत्व को मुद्दा नहीं बनाया। गारंटी वाली बात ज्यादा हो रही थी। आप इस चुनाव में देखेंगे कि जैसे ही ये चुनाव आरंभ हुआ है, तो जैसे जो अयोध्या की जो विजय थी को हरियाणा में आप जाते, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने उसको पेश किया, राहुल गांधी ने कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, वो लोगों के अंदर एक टीस की तरह था कि ये क्या हो गया है। दूसरे, जब राहुल गांधी जी अमेरिका यहीं आकर के जिस प्रकार से वो बात करने लगे मुस्लिम परस्ती की, और हरियाणा में जाके एकता अखंडता वाला भाषण दिया, उसकी एक रिएक्शन वहां हुआ, व्यापक रूप से रिएक्शन देश में था, वो हरियाणा में भी रिएक्शन था। तो ये रिएक्शन के बीच जब हिजबुल्लाह वहां मारा गया है, और हिजबुल्लाह नसीरुल्लाह उसके मारने के बाद जो पूरे देश में जो है उसके कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से निकलेगा, फिर सिर तन से जुदा, उसके भी वहां रिएक्शन हुए हैं। और यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, उसमें राहुल गांधी का यह कहना, तो इसके कारण उनके जो अपने समर्थक कार्यकर्ता थे, उनके अंदर हुआ कि भाई बीजेपी अच्छी या बुरी है, ये पार्टियां आ गई तो फिर तो वही जाएगी, इसलिए हमको तो काम करना है। पहला जो ये बना था, और बीजेपी का वर्कर और समर्थक अगर ये तय कर ले कि हमको काम करना है, तो जहां भी उसका जनाधार है वहां उसको पराजित करना कठिन होता है, आपके जनाधार रहते हुए। सेकेंड, हरियाणा में यह धीरे धीरे महसूस हुआ लोग कि ये जो बीजेपी है, ये जो संविधान वाला ये नैरेटिव है, जब थोड़े बहुत काम शुरू हुए नैरेटिव पर कि संविधान आरक्षण वाला ये ठीक है नहीं। और इस बीच बीजेपी के चूंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने सब क्लासिफिकेशन के बारे में अपना रिकमेंडेशन दिया था, और भाजपा ने घोषणा की कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको लागू करेंगे। तो वो जो 19-20 रैलियां हुई, जो 4-5 दिन पहले हमने इंडिया टीवी पर बताया कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, उसमें भारी भीड़ थी दलितों की। कहा कि नहीं नहीं, मिला जुला कर तो यही है। और शैलजा जी पर जो जातीय अटैक हुआ, और जो कांता हुड्डा का वीडियो हुआ कि इनको पीटोगे तभी साइड रहेंगे, उसने भी एक भूमिका निभाई, और पिछड़ों की जिंद में रैली हुई। तो जो कांग्रेस के पक्ष में जो वोट गए थे, वो जो आरक्षण खत्म हो जाएगा फलाने गए थे, अगर उसमें लोकसभा चुनाव में जो वोट मिल गया था दलितों का, तो वो जब पीछे आ रहा है, और पिछड़ों का इनका नैरेटिव कमजोर पड़ा है, पिछड़े कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ भाजपा के साथ है, और उसके वर्कर्स में ये चेतना पैदा हो रही है और ये भाव पैदा हो रहा है, तो वो एक जो है बड़ा कारण बना। और अंतिम कील राहुल जी ने अमेरिका में जाके मारा। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो हरियाणा से है, जिसकी ओर किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, उसमें एक इन्होंने फैक्ट दिया है, नूह के एरिया में
और मुस्लिम एरिया में जनता ने एक सीट को छोड़ के मुसलमानों ने कांग्रेस को पूरी तरह नकारा है। ये नेशन के ट्रेंड से परे है। नू से वहां आईएनएलडी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है, फिरोजपुर झिरका से जीत रहा है, वहां इंडिपेंडेंट है, एक सीट से वो केवल जीता है। अब ये जो देश में ट्रेंड था, देखिए ये सभी पार्टियों को समझने के लायक है। देश में तेलंगाना चुनाव के बाद एक ट्रेंड बना था कि मुसलमान वन साइडेड बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। हरियाणा ने इसको इतना बड़ा धक्का दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक नेशन वाइड ट्रेंड है। हरियाणा में इतना बड़ा वोट नहीं है मुसलमान। नहीं, लेकिन नूह का पूरा एरिया, सुनिए एक उसका छोड़ के, क्या ना, मावत खान को छोड़ के, ममन खान, सुनिए, अगर फिरोजपुर झिरका जहां की इतने दुकानें जलाई गई थी, आप उसमें जाते, वहां चुन चुन के हिंदुओं की दुकानें जली है, वहां से अगर आईएनएलडी का उम्मीदवार 18-20 हजार से, दूसरी जगह 35 हजार से मुस्लिम उम्मीदवार है, तो यह कांग्रेस के लिए साधारण धक्का है, या असाधारण धक्का है। वहां कांग्रेस बाकी तो आईएनएलडी कहीं नहीं है, मुस्लिम कैसे उसको छोड़ के? जरा लार्जर पिक्चर तो सोचिए ना आप। जो हमने पहले बात की कि ये चुनाव अगर बीजेपी हार जाती तो क्या क्या बातें कही जाती। लोकसभा चुनाव के बाद पहला इलेक्शन और हिंदी हार्टलैंड का इलेक्शन, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लंबे वक्त तक आ गया कि बीजेपी का वर्कर डिप्रेस है, बीजेपी के लोगों नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहां से 240 रह गए। वो सारा माहौल पलट जाएगा एक इलेक्शन से, इसे एक नतीजे से। ये इलेक्शन हार जाती तो बहुत डिमोरलाइज होती पार्टी, और उसका असर मुझे लगता है जो महाराष्ट्र के चुनावों का सीट शेयरिंग भी होता ना, उस पर भी असर पड़ता है कि जो उसके सहयोगी दल है, अब उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ कांग्रेस को राइट ऑफ करने की बात मत सोचिए। कांग्रेस मजबूत हुई है इसमें, और कांग्रेस जो आप कह रहे हैं ना, मैं उससे सहमत हूं कि राहुल गांधी की जो एक पूरी स्ट्रेटेजी थी वो भले ही नाकाम हुई हो, क्योंकि उस वजह से कांग्रेस कहां पर कमजोर नहीं हुई ना इस इलेक्शन में।